हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ, उसमें रिमझिम चैप्टर नंबर 16 है पानी रे पानी। तो फ्रेंड्स, पानी के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती पर फिर बरसात बूंदे और लो, फिर बहती हुई नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम ये सब जानते हैं कि कैसे पानी है, हमारा पानी है, कहाँ से आता है और कहाँ पे चले जाता है। यानी कि पानी है, हमने देखा होगा जो जल चक्र है हमारा, कि सूरज की किरणें हैं वो समुद्र पर गिरती है और उसमें बादल बनते हैं। उसके बाद तीर जैसा होता है वो चित्र में, कई चित्रों में हमने देखा होगा कि यहाँ पे ये सब जो तीर है ये सब बनाए गए हैं। ये जल चक्र की यात्रा बताते हैं कि समुद्र में कैसे पानी आता है और फिर पानी वहाँ से चला जाता है। जो पानी हमारे यहाँ गिरता है बूंदों के रूप में, वो फिर समुद्र में नदियों के सहारे चला जाता है। यानी कि जो भाप बनकर ऊपर बादल बनते हैं वही पानी नीचे आकर फिर से बरसता है और पानी है वो पानी है फिर से समुद्र में नदियों द्वारा मिलता जाता है। तो ऐसे पूरा का पूरा जल चक्र हमारा चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के दफ्तर में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। यानी कि ये तो हमने जल चक्र की बात की कि कैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से कैसे समुद्र में मिलता है। लेकिन अभी अभी क्या है, हमारे घर में, स्कूल में, हमारे मम्मी पापा के ऑफिस में, दफ्तर यानी ऑफिस, कारखाने में, खेतों में पानी की कुछ अजीब चक्कर सामने आ रहा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टी या बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस में तू मैं में भी होने लगती है। यानी कि फ्रेंड्स, कई जगहों पर पानी की समस्या अभी ज़्यादा है। यानी कि नलों में पानी नहीं आता है और सिर्फ हवा की आवाज़ ही आती है। पानी आता है वो भी बेवक्त आता है, कोई वक्त नहीं होता। कभी रात में आता है, कभी दिन में आता है। तो हमें मीठी नींद छोड़कर, यानी कि हमें नींद में से उठकर वो पानी भरना पड़ता है और बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े सब भरने पड़ते हैं पानी के लिए। और पानी के लिए कभी कभी हमें आपस में झगड़ा भी हो जाता है। तू मैं होना, यानी कि झगड़ा भी हो सकता है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों की पाइप में मोटर लगवा देते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर तो कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कभी गाँव में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। यानी कि फ्रेंड्स, गर्मियों में क्या होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि चलिए डेली ऐसा झगड़ा करके पानी भरने के लिए हम जाते हैं, लेकिन क्या करेंगे, घर में ही नल की पाइपलाइन लगा देते हैं। तो वो फोर्स से पानी को खींचने के लिए क्या करते हैं, मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जो मोटर होती है वो पाइप से जुड़ी होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो खींच सके। तो कई सारे लोग पानी एक जगह पर मोटर होती है तो दूसरी जगहों पर भी मोटर शुरू हो जाती है, क्योंकि एक घर है वो दूसरे घरों का पानी छीन लेता है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो खींच लेता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरे सभी घरों में भी पानी की मोटर लग जाती है और
कई शहरों में तो फ्रेंड्स ऐसा है, पानी है वो बिक रहा है, जैसे कि कलकत्ता है, बेंगलोर है, दिल्ली है, चेन्नई है। इसमें बड़ी शहरों में तो पानी बिकने का शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पानी का कष्ट बहुत बढ़ गया है, यानी कि वहाँ पर मुश्किल ही हो रही है पानी मिलने में। और देश के कई भाग में तो अकाल जैसा, यानी कि दुष्काल, अकाल, जहाँ पे पानी की कमी हो ऐसा वातावरण हो जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिन के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये तो हमने बारिश की बात की, तो उसमें बरसात का मौसम, जो सर्दी, आगे हमने गर्मियों की बात की, गर्मियों में ऐसा होता है। तो बारिश के मौसम में भी क्या होता है कि सब तरफ पानी ही पानी होता है। हमारे घर में, तुम्हारे घर में, स्कूल में, सड़कों पर, पटरियों पर क्या हो जाता है, बारिश का पानी भर जाता है। और बारिश के पानी भरने के बाद कई कई देश के कई कई कोने में तो बाढ़ आ जाती है। यानी बाढ़ आ जाती है तो कई सारे गांव भी बाढ़ ले जाती है, और मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी नहीं छोड़ती। यानी कि बाढ़ है, उसे पता नहीं है कौन शहर है, कौन गांव है, वो आती है तो सबको बहा लेकर जाती है, और कुछ दिन तक सब थम जाता है और सब बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक सिक्के के दो पहलू है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, कई बार हम देखते हैं कि पानी की कमी होती है, पानी की कमी को अकाल कहते हैं, और कई सारी होती है वो पानी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है। तो ये बाढ़ और अकाल है, दोनों क्या है, सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू। इन समस्या को हमें संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा साल है हमें इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पानी के बारे में छोड़िए, आपके बारे में गुल्लक यानी वो गल्ला होता है हमारे घर में, वो गल्ला होता है। उसमें क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे डालते हो। कभी आप 1 रुपया डालोगे, 2 रुपये डालोगे, 5 रुपये डालोगे, थोड़े सिक्के डालोगे, उसके बाद छोटे बड़े नोट है उसमें जमा करोगे, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उस गुल्लक में से पैसा निकालोगे। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक पानी अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेंड, जैसे हमने गुल्लक के बारे में देखा कि उसमें धीरे धीरे पैसे जमा हो जाते हैं, उसी तरह हमारी ये पृथ्वी है वो भी क्या है, उसमें कई सारे गुल्लक बने हुए हैं, प्रकृति के गुल्लक बने हैं जो पानी की बरसात को क्या करते हैं, बचा सकते हैं। तो उसमें जो हमारे झील है, कुछ तालाब है, ये सब क्या है, धरती के गुल्लक माने जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी है वो भरा रहता है, और वही पानी है वो धीरे धीरे छिप कर क्या कहा जाता है, नीचे चला जाता है भूभंडार में, यानी धरती के नीचे है वो चला जाता है, और हमारा भूभंडार भी समृद्ध हो जाता है। यानी कि बारिश के बाद 1 साल तक हमारे घर में, खेत में, पाठशाला में, सभी में पानी हो सके इतना पानी का भंडार हम कर सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर बर्द समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। यानी कि फ्रेंड्स, हमने क्या किया,
इन तालाबों झील का हमने क्या किया, तो उस पर हमने क्या किया, ज़मीन के लालच में उस तालाब को हमने क्या किया कि उस पर कचरा डाल दिया, उसे भरकर समतल बना दिया और उस पर हमने क्या किया कि हमने मकान बना दिए, बाजार बना दिया, स्टेडियम बना दिया और सिनेमा हॉल भी बना दिए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हमें ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत इनके समय पानी की कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। यानी कि हमने फ्रेंड्स अभी क्या करना है कि ये जो हमें अगर पूरा साल पानी चाहिए, बारिश के अलावा पूरा साल पानी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वही जो हमारे जल स्रोत है, जैसे नदियाँ है, तालाब है, सरोवर है, उसे अच्छे ढंग से हमें रखवाली करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी उसकी। नहीं तो गर्मी के दिन में क्या हो जाएगा, हमारे नल सूख जाएंगे, उसमें पानी नहीं आएगा और बारिश के मौसम में क्या होगा, हमारी बस्तियां है वो डूब जाएगी। इसलिए अगर हमें हमारे जल चक्र को ठीक से रखना है तो उस गुल्लक की तरह, वो गुल्लक हम घर पे रखते हैं, उसी तरह जो पृथ्वी का गुल्लक है उसे पानी में भरते जाना है, पानी से भरते जाना है। इसी तरह हम जल चक्र से बच सकेंगे। नहीं तो क्या हम इस चक्र में फंसते ही जाएंगे और एक दिन हमें पानी तक नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स, ऐसे पानी का कोई दुरुपयोग नहीं करना है। जब भी पानी है उसको बचाना चाहिए, उसे क्या है, उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में हमें पानी की जो महत्व है उसके बारे में बात की गई है। तुम्हारे आसपास, तुमने अपने आसपास के बड़ों से पूछताछ करके पता लगाओ। तो फ्रेंड्स, ये आपके बड़ों के पास आप पूछकर पता लगा लीजिएगा। अनुमान लगाओ, पाठ के आधार पर बताओ, अपने घर के नल में पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का आग छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में मोटर लगवा दोगे, एग्जाम्पल के मोटर लगवा दोगे, तो क्या होगा कि वहाँ बाजू में अगर किसी के पास मोटर नहीं होगी तो उसका सारा का सारा पानी आप ले लोगे, यानी कि उस बेचारे के पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए लेखक इसे क्या कहते हैं, हक छीनना कहते हैं। बड़ी संख्या में इमारत बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा हो, क्योंकि जहाँ पर जो सरोवर थी, जो नदियाँ थी, जो तालाब थे, वो सब यहाँ पर समतल होकर उसमें मिट्टी डालकर समतल कर दिया। तो जहाँ पे पानी है वहाँ रहना चाहिए, उसके पानी रहता नहीं है और वहाँ से वो निकलने का, पानी है वहाँ से निकलने का सोचता है, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। तो धरती की गुल्लक है वो पानी है, जो भूजल है हमारा धरती के नीचे है, वही वर्षा है, गर्मियों की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों की ज़रूरत भी पड़ती है। यदि हाँ तो क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है, यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। क्या तुम्हारे घर में पानी की कुछ ही घंटों के लिए आता है, यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल के पानी आने के साथ बंधी है। क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्चा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। संकट क्यों, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, पाठ में वो पानी का स्तर है, जो हमारा निचला भूभाग है, जहाँ पे पानी है नीचे चला जाता है, वो पानी अगर उसमें पानी नहीं रहेगा तो फिर हमें पानी की दिक्कत होगी, इसलिए ये संकट जैसा ही है। पानी के संकट का एक मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। तो आपको बताना है कि आप क्या उपाय कर सकते हैं पानी बचाने के लिए। जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जितना है हमारे पास, कि अभी बारिश हुई, कई टाइम ऐसा होता है समय पे कि बारिश से वो कम हो जाती है, तो फिर जो हमारा पानी का संकट है वो बढ़ जाता है। उसी तरह बिजली का भी ऐसा है फ्रेंड्स, बिजली है वो हम उत्पन्न करते हैं, तो बिजली को भी हमें अच्छी तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि बिजली भी नहीं रहेगी, उसका भी संकट हो जाएगा।
पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो, यह काम तुम 4-4 के समूह में कर सकते हैं। पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या दो अर्थ अलग अलग है। सोचो, पानी एक बर्बादी यानी दुरुपयोग, एक बर्बादी यानी कि नष्ट हो जाना। पानी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी उसकी खास जगह है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। यानी पानी के मुहावरे को आपको यहाँ पे लिखना है अगर आपको कहीं पे मिले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी का सफर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पोयम है नदी का सफर, देखिए। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हमें हिम पिघलने से आता है। यानी कि फ्रेंड्स नदी की शुरुआत ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होती है, पानी के झरने से, झील से, या फिर जो बर्फ के जो पर्वत होते हैं वो पिघलते हैं तो पानी है वो नीचे आता है। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसे जगह, सॉरी फ्रेंड्स ये पोयम नहीं है लेकिन ये हमें बता रहा है कि कैसे पानी आता है। तो जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। यानी कि जहाँ पर नदी की शुरुआत होती है उसे उद्गम कहते हैं। कई धाराओं आकर नदी में मिलती है, यानी कई सारी धाराएं नदी में आकर मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार में बनती है। यानी कि जो नदियाँ होती है वो अगर पहाड़ी क्षेत्र में से आती है, देखिए यहाँ हमने चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर से नदियाँ आती है तो वी शेप में बहती है, ऐसे वी शेप में बहती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदियों से मिलती है और तथा उससे बड़ी नदियाँ बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स कई सारी ऐसी नदियाँ होती है पानी की, जो एक ही देखिए, एक ये पूरी नदी है तो यहाँ से ये दूसरी, तीसरी, ये सब छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदी बनाते हैं। मछुआरों और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे मछली पकड़ने का काम भी होता है। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। यानी पत्थर और जो चट्टान होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसे टकराकर नदी ज़्यादा से ज़्यादा बहाव में बहती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। यानी कि जलप्रपात यानी धोध, जो ऊपर से अगर कोई पर्वत से ऐसे गिरेगी तो धोध जैसा होगा। यहाँ एग्जाम्पल के ये पर्वत है, यहाँ से ये नदी आएगी तो ये धोध जैसा होगा, यहाँ पर फिर ऐसे फुवारा जैसा हमें देखने को मिलेगा। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो। यानी कि फ्रेंड्स नदियाँ होती है, वो नदियाँ छोटी सी धारा होती है, एक जगह से बढ़ती जाती, दूसरी मिलती, तीसरी मिलती, ऐसे करके करके वो बड़ी नदी हो जाती है। आपके आसपास हमारे भी यहाँ पे रंगमती नदी है, नागमती है, नर्मदा है, साबरमती, ये सभी नदियाँ है हमारे। उसके बाद वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उस नदी को मुहाना कहते हैं। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, ये समुद्र पे सभी नदियाँ मिलती है, नदियाँ है समुद्र पे मिलती है तो इसे मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। वो क्या लाती है? मिट्टी और रेत। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र किनारे पर छोड़ जाती है। यानी कि समुद्र के किनारे नदियाँ ये सब छोड़ जाती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प मियंडर भी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स कभी कभी नदी है वो क्या होती है, ज़्यादा पानी हो जाने के बाद वो रास्ते घुमावदार ऐसे बना देती है, उसे क्या कहते हैं? नदी विसर्प कहते हैं। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है, यानी कि जहाँ पे घुमाव होता है, जैसे यहाँ पे घुमाव होता है, यहाँ पे क्या होगा, नदी है वो गहरी और चौड़ी यहाँ पे होगी, यहाँ पे गहराई ज़्यादा होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।